हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 11th में लास्ट टर्म में हम लोगों ने ट्रांसफर ऑफ हीट को चैप्टर को फिनिश किया था। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स। सो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग यहाँ पर कुछ लॉज को स्टडी करेंगे, जिसमें आपके हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले फर्स्ट लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था, देन आफ्टर सेकेंड लॉ इंट्रोड्यूस किया गया, देन थर्ड लॉ इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद सबसे लास्ट में जीरोथ लॉ आया। लेकिन जीरोथ लॉ की इंपॉर्टेंस समझी गई कि फर्स्ट लॉ से पहले होनी चाहिए, इसलिए उसको जीरोथ लॉ नाम दे दिया गया। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो जिस कॉन्सेप्ट में बेस्ड है उसको हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थर्मल इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करता है, वाइल जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये एनर्जी कंजर्वेशन को एक्सप्लेन करता है। जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो ये जो एनर्जीज हैं वो किस प्रकार से आपस में चेंज होती हैं उसके ऊपर उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको एक्सप्रेस करता है, एक्सप्लेन करता है। और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये एक्सप्लेन करता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल टू अटेन in our normal situation. So these are the certain things which are to be explained here. And before we go to explain those things, we need to understand certain things which are used to be understood here. So जैसे नंबर 1 है सिस्टम। व्हाट इज कॉल्ड सिस्टम? सिस्टम किसको कहते हैं? जो अभी हम लोग लॉस पढ़ेंगे तो उसमें इन वर्ड्स का यूज करेंगे, तो इसलिए इन वर्ड्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम इज ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ मैटर बाउंडेड बाय सम क्लोज सरफेस इज नोन एज सिस्टम। यानी वो स्टडी का वो पार्ट जिसमें हम चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं। तो उसके लिए कोई हमें मैटर चाहिए, उसके लिए उस मैटर को किसी वेसल में या किसी जगह पर उसको होना चाहिए, बाउंड होना चाहिए। तो उस मैटर को जिसके ऊपर हम एनर्जी के ट्रांसफर होने का स्टडी कर रहे हैं उसको, और उसका जो बाउंडेशन है चारों तरफ से, उसको हम लोग सिस्टम कहते हैं। जैसे एक वेसल लें आप और वेसल में वाटर ले लें, तो ये आपका पूरा एक सिस्टम हो गया जिसके ऊपर हम स्टडी करेंगे एनर्जी ट्रांसफर की, एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर या क्रिएट या कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट टर्म्स है सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है? एनीथिंग विच इज आउटसाइड द सिस्टम but can have a direct effect on the performance of the system is known as surrounding of the for that system। अब जैसे ये आपका वेसल और वेसल के अंदर का जो वाटर है ये तो सिस्टम हो गया। अब जब आप इसको हीट करेंगे तो वो हीट इससे निकल के बाहर स्पेस में जाएगी, यानी इसकी एनर्जी बाहर ट्रांसफर हो रही है या बाहर से एनर्जी अंदर ट्रांसफर हो रही है। तो सिस्टम के आउटसाइड का जो एरिया है वो सब कहलाएगा सराउंडिंग, क्योंकि सराउंडिंग का इफेक्ट आपके सिस्टम के ऊपर पड़ रहा है। या तो सराउंडिंग से एनर्जी आपके सिस्टम को मिल रही है या फिर आपके सिस्टम से एनर्जी सराउंडिंग में जा रही है। सो गैस इंक्लोज्ड इन ए वेसल इज ए सिस्टम व्हाइल एटमॉस्फेयर अराउंड इट इज सराउंडिंग्स। नेक्स्ट है सिस्टम कितने तरह का होता है? तो सिस्टम 2 तरह का होता है, एक ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब ये है कि the system which can exchange both matter and energy with its surrounding is known as open system। मतलब ये आपका वेसल हुआ, वेसल में आपने वाटर को रखा हुआ है, इसको आप हीट कर रहे हैं, तो इससे एनर्जी बाहर जा रही है, सराउंडिंग में जा रही है। अब सिर्फ एनर्जी ही बाहर नहीं जा रही है, इसके वाटर मॉलिक्यूल्स भी वेपर बन के सराउंडिंग में लिबरेट हो रहे हैं। तो इट मीन्स जो मैटर है यदि आप काफी देर तक उसको बॉयल करते रहें तो आफ्टर सम टाइम होल लिक्विड विल बी कन्वर्टेड इनटू वेपर एंड योर वेसल बिकम एम्प्टी। यानी जो कंप्लीट आपका मैटर है वो सराउंडिंग में चला जाएगा और आपका वेसल खाली हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर जो सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ इस तरह से कनेक्ट है कि नेदर ओनली एनर्जी इज कमिंग आउट फ्रॉम द सिस्टम एज वेल एज द मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आल्सो कमिंग आउट। So that's why it is known as open system। इसको हम लोग ओपन सिस्टम कहेंगे। अब इसी जगह पर इस वेसल में
जिसमें कि आपका वाटर फील्ड है, इसको यदि आप क्लोज कर दें, अब आप इसको यदि हीट करेंगे तो जो भी हीट लिबरेट होगी आउटसाइड द सराउंडिंग, वो सिर्फ एनर्जी लिबरेट हो रही है, जबकि इसके अंदर का कुछ भी मैटर बाहर इमिट आउट नहीं हो रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है. सो दिस सिस्टम इज नोन एज क्लोज सिस्टम. सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ओपन सिस्टम वेयर द मैटर ऑफ द सिस्टम कैन आल्सो कम आउट, and closed system where only the heat or energy can come out from the system or can go in the system. That system is known as closed system. So here it is, closed system you have been seeing here. This is closed system. Next आता है isolated system. What is isolated? तो isolated का isolation का तो मतलब ही ये सबसे अलग. It means ऐसा कोई system जिससे neither energy nor matter can come out or go in. So that system is known as isolated system. जैसे एग्जांपल के रूप में थर्मोफ्लास्क लिया जो आपके घरों में होता है, जिसमें आप वाटर को हीट रखते हो या कूल रखते हो. तो थर्मोफ्लास्क में क्या होता है, आप एक बार वाटर को फिल कर देते हैं और फॉर लॉन्ग टाइम उस वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो चेंज नहीं होता है. रीजन मीन कि उससे एनर्जी नाइदर इज कमिंग आउट नॉर एनर्जी कमिंग इन. ठीक है. फॉर एन आइडियल थर्मोफ्लास्क नो एनर्जी कैन गो आउट एंड नो एनर्जी कैन कम इन. अब आइडियल थर्मोफ्लास्क तो नहीं बन सकता, लेकिन एज मच एज क्लोजर टू आइडियल फ्लास्क हम बनाने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक हमारा जो लिक्विड है आपके थर्मस के अंदर, थर्मोफ्लास्क के अंदर, उसका टेम्परेचर चेंज ना हो. तो यहाँ पर क्या होता है, ना तो हीट बाहर आ रही है ना फिर मैटर बाहर आ रहा है. तो दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम. अब यदि आप थर्मस को बाहर से गर्म करेंगे तो क्योंकि एनर्जी अंदर नहीं जा सकती इन आइडियल केस, तो आपका जो अंदर का वाटर होगा वो कोई एनर्जी बाहर से रिसीव नहीं कर रहा है. तो दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम. So till now we have understood three types of system: open system and closed system and isolated system. Next देखते हैं क्या टर्म है. नेक्स्ट टर्म है हमारा thermodynamic system. What is called thermodynamic system? So it is an assembly of very large number of particles having a certain value of pressure, volume and temperature. यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम उस सिस्टम को कहेंगे जिसमें मैटर हो और उसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के हम लोग स्टडी करें, उसको हम लोग कहेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम. एनी सिस्टम वेयर वी स्टडी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड दैट सिस्टम इज नोन एज थर्मोडायनेमिक सिस्टम. सो दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स whose thermodynamics is to be studied is known as thermodynamic system. यानी जैसे अभी हमने एक ओपन वेसल लिया, इसमें पानी लिया, ओपन हो या क्लोज हो और उसके बाहर सराउंडिंग हो गई. अब इस पूरे सिस्टम को हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, उसको स्टडी करेंगे. तो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम. नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स. यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में कौन कौन सी चीजें जिनको स्टडी करते हैं, क्या क्या उसमें जो चेंजेस होते हैं, तो उनको हम यहाँ पर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहते हैं. तो जैसे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इनको हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल, क्योंकि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में इन्हीं तीनों में चेंजेस आते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर. तो जिस सिस्टम में इन तीनों चीजों को स्टडी करते हैं उसको थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं, और जिनको स्टडी करते हैं उनको हम थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल कहते हैं. नेक्स्ट पार्ट है आपका इक्वेशन ऑफ स्टेट. इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब है जो हम लोग प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को स्टडी करते हैं और उसके बीच में जो रिलेशन डेवलप करते हैं वो हमारे सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट. यानी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में जो भी हम रिलेशन बनाएंगे, प्रेशर वॉल्यूम के बीच में, प्रेशर टेम्परेचर के बीच में, वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच में, या प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों के बीच में कोई भी जो रिलेशन बनाएंगे वो हमारे स्टेट की पोजीशन को, उसकी सिचुएशन को, इसकी स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा. इसीलिए इसको कहते हैं हम इक्वेशन ऑफ स्टेट, क्योंकि ये हमारे थर्मोडायनेमिक सिस्टम की पोजीशन बता रहा है कि उसमें कितना प्रेशर है, कितना वॉल्यूम है, कितना टेम्परेचर है, किस तरह से वो आपस में चेंज हो रहा है. सो दैट इज नोन एज इक्वेशन ऑफ स्टेट. नेक्स्ट आता है थर्मल इक्विलिब्रियम. तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कोई भी दो सिस्टम
जो आपस में एनर्जी ट्रांसफर ना कर रहे हो। और एनर्जी ट्रांसफर कब नहीं करते हैं, लास्ट टर्म पर हमने देखा था, जब दोनों का टेम्परेचर सेम होता है। व्हेन टू बॉडीज which are in contact and have same temperature, then there is no transfer of energy from either side. So those two systems are known as thermal equilibrium. So thermal equilibrium में उनका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। नेक्स्ट आता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है इसमें तीन चीजें होती हैं। एक तो थर्मल इक्विलिब्रियम भी हो, यानी टेम्परेचर भी वहां चेंज ना हो। दूसरा, कहीं से एनर्जी वगैरह भी उसमें नहीं आ रही हो, मैकेनिकल उसमें जो चेंज हो रहा है, मैकेनिकल फोर्स वगैरह जो लग रहा हो वो ना लग रहा हो। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो, जैसे कोई बॉडी रखी होती है और एक फोर्स आप ऊपर से लगा रहे हो और एक फोर्स नीचे से लग रहा हो, नेट फोर्स वहां पर जीरो हो, तो कहलाते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। सेकेंड, केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी जो उसके कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंस का वो चेंज ना हो रहा हो, या उसके जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो चेंज ना हो रहे हो, तो उसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है केमिकल इक्विलिब्रियम भी हो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी हो और थर्मल इक्विलिब्रियम भी हो। तो यदि किसी स्टेट की ये तीनों चीजें आपकी कांस्टेंट इक्विलिब्रियम में है, देन दैट सिस्टम इज सेड टू बी अ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से यहां पर हमने इन चीजों को स्टडी किया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? इट स्टेट्स दैट इफ टू सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम सी, देन ए एंड बी आर इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर आल्सो। मतलब सपोज ये एक सिस्टम ए हो गया और ये बी से एक दूसरा सिस्टम बी हो गया और एक ये तीसरा सिस्टम हो गया सी। ये तीन सिस्टम है, तीन बॉडीज मान लीजिए। अब कह दिया गया ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब ए और बी आपस में कांटेक्ट में नहीं है, सेपरेटली है, लेकिन ये थर्मल इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब ये होगा कि जो टेम्परेचर ए का है वही टेम्परेचर बी का है, यानी इसको यदि आपस में आप कनेक्ट भी कर दो तो इनके बीच एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। तो ये आपके ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में। फिर कह रहा है कि ए और बी सी के साथ यदि थर्मल इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ? ए और बी सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में। कहने का मतलब हो गया जो ए का टेम्परेचर है वही सी का टेम्परेचर, यानी टी ऑफ ए इज इक्वल टू टी ऑफ सी। टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल है टेम्परेचर ऑफ सी के, क्योंकि ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब इन दोनों का टेम्परेचर सेम होता है। तो टी ए और टी सी आपस में इक्वल हो गए। इसी तरह बी और सी भी आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में बता रहा है, तो इसका मतलब बी का टेम्परेचर और सी का टेम्परेचर सेम है। तो इन दोनों बातों से क्या कॉमन निकल के आता है कि टी ए इज इक्वल टू टी बी। टी ए इज इक्वल टू टी बी। इसका मतलब जिनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो इनके आपस में भी कोई हीट ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लें कि सपोज ए और बी के बारे में आपको नहीं बताया गया कि उनका टेम्परेचर क्या है, लेकिन ये बता दिया गया है कि ए जो है वो सी के साथ इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि टी ए और टी सी इक्वल है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि बी और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो यानी टी बी और टी सी इक्वल हो गए। इन दोनों इक्वेशन से कंपेयर करें हम तो ये भी आएगा, तो हमें मिलेगा वी गेट दैट टी ए इज इक्वल टू टी बी, और टी ए यानी टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी। दिस शोज दैट ए एंड बी वुड आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो दिस इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये कोई दो चीजें किसी तीसरी अलग चीज के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो चीजें फिर आपस में भी इक्विलिब्रियम में होंगी, यानी ए और बी आपस में भी इक्विलिब्रियम में होंगी। तो दैट इज जीरोथ लॉ। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर तो हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं। ये क्या है? टेम्परेचर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑल दो सिस्टम विच आर इन स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। लास्ट टाइम पे भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दो बॉडीज आपस में इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ये इनके बीच में एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही, और एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही इसका मतलब इन दोनों की जो हॉटनेस है वो इक्वल है, और हॉटनेस को जो मेजर करते हैं वो टेम्परेचर से मेजर करते हैं। तो टेम्परेचर क्या है? किसी बॉडी की हॉटनेस की डिग्री को मेजर करता है, उसको हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। और ये टेम्परेचर उन दो बॉडीज के लिए सेम होता है इफ देयर इज थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन देम।
So temperature is that property of a system which we are able to know that whether the system is in state of thermal equilibrium with another given system or not. यानी टेम्परेचर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम दूसरी बॉडी को किसी भी बॉडी के बारे में जान सकते हैं कि वो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं। इसको ऐसे देख सकते हो कि सपोज कोई रॉड है, उस रॉड को आप टच करते हो, अब आप उस रॉड को टच करते हो, इफ यू फील हॉटनेस इट मींस दैट बॉडी दैट रॉड हैज मोर टेम्परेचर देन योर फिंगर, एंड इफ यू फील कूल, if you feel cold मतलब if you feel cool from there while touching it, then you can say that body is colder than your finger, तो उसका टेम्परेचर आपके फिंगर से कम है। तो यहाँ पर टेम्परेचर आपको बता दे रहा है कि सेकंड बॉडी जो है आपके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, क्योंकि आपका जो फिंगर का टेम्परेचर है और बॉडी का टेम्परेचर है, if that was same to each other, then you would have not been feeling any hotness or coolness। दो बॉडीज के बीच में भी कोई टेम्परेचर नहीं, डिफरेंस नहीं है, तो हीट एनर्जी वहां ट्रांसफर नहीं होती। तो इसलिए टेम्परेचर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी बॉडी के थर्मल इक्विलिब्रियम होने को बता देती है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के, यानी जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है जिसमें हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इनकी स्टडी करते हैं, तो उस प्रोसेस में 3 वेरिएबल्स होते हैं, आपका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसपे हम इनके चेंजेस को स्टडी करते हैं। तो इफ एनी थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल चेंजेस टू सम प्रोसेस देन दिस प्रोसेस इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, यानी कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, उस प्रोसेस को हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। अभी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस भी कई तरह का है, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। नंबर 1 आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल का मतलब हो गया, आइसो मीन्स आप कह सकते हैं कांस्टेंट या इक्वल, थर्मल मीन्स टेम्परेचर। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर चेंज ना हो उसको हम लोग कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। किसी भी तरह का हम सिस्टम लें और उस पर हम कुछ भी करें, हीट एनर्जी दें, हीट एनर्जी लें, उस पर वर्क करें, कुछ भी करें, लेकिन इफ देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस देन दैट प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है हमारे किसी और प्रोसेस के द्वारा, तो वहां पर जो प्रोसेस हम कर रहे हैं उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। देन इट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। तो बैरिक मीन्स प्रेशर, क्योंकि प्रेशर को बार में नापते हैं, तो आइसोबैरिक मीन्स द प्रोसेस इन विच प्रेशर इज नॉट गोइंग टू चेंज। प्रेशर यदि कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग द प्रोसेस वट एवर यू डू विद द सिस्टम, प्रेशर चेंज नहीं होता, तो उसको हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। इसको और डिटेल में भी आगे हम लोग स्टडी करेंगे फर्दर, तब हम इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको हम लोग समझ रहे हैं। नेक्स्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट का एक्सचेंज ना हो। यदि क्यू जो है आपका हीट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, देखिए आइसोथर्मल में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, आइसोबैरिक में प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और एडियाबैटिक में हीट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इट मीन्स neither you are giving heat to body nor you are taking heat from the body। ना तो सराउंडिंग में हीट जा रही है, ना सराउंडिंग से हीट आपकी बॉडी के अंदर आ रही है। तो एक तरह से जब कभी आइसोलेटेड सिस्टम होता है तो आइसोलेटेड सिस्टम को आप एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर मान सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आइसोकोरिक। तो कोरिक मीन्स वॉल्यूम, यानी जब आपके प्रोसेस में वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है। सो व्हेनेवर यू डू एनी प्रोसेस बट द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज नॉट चेंजिंग एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी डेल्टा V is 0। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, चेंज इन टेम्परेचर 0, प्रेशर इज कांस्टेंट, चेंज इन प्रेशर 0, हीट इज कांस्टेंट, चेंज इन हीट 0, बल्कि आज चेंज इन हीट नहीं, आज हीट ही 0 है, क्यू होता ही नहीं, क्यू इज 0। एंड आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा V is 0 and there is no change in volume। देन है साइक्लिक प्रोसेस। तो एज नेम सजेस्ट साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या है कि जो सिस्टम है आपका वो डिफरेंट स्टेजेस में जाता है और फिर उस स्टेट से वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ जाता है। स्टेट का मतलब होता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की वैल्यू। सपोज किसी समय प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ए था, ए सिस्टम में ये था, यू हैव डन सम प्रोसेस, उस सम प्रोसेस में आपका प्रेशर P डैश हो गया, वॉल्यूम VT रह गया, फिर आपने यू हैव डन अनदर प्रोसेस, देन आपका प्रेशर P डैश V डैश हो गया, टेम्परेचर T रहा, देन आपने यू हैव डन सर्टेन अदर प्रोसेस और फिर से आपका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर उतना ही आ गया जितना पहले था। तो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज
cyclic process. ठीक. So all this process we will study little bit in deep detail further. So अभी हम लोग ने इनको हल्का फुल्का स्टडी किया है. नेक्स्ट चीज और देखते हैं हीट एंड वर्क. तो हीट एंड वर्क को भी हम स्टडी कर चुके हैं. क्या हीट है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ विच वी आर एबल टू फील हॉटनेस ऑफ ए बॉडी. ठीक है. और उसको मेजरमेंट के इसमें करते हैं, मेजरमेंट टेम्परेचर में करते हैं, जिसको हम डिग्री सेल्सियस या केल्विन या फ़ारेनहाइट कहते हैं. ठीक है. सो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम. तो ये भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस होता है तभी जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसको हम लोग हीट कहते हैं. और कहते हैं जो हीट है वो रैंडम एनर्जी है ऑफ ए सिस्टम, यानी गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली जो मूव कर रहे होते हैं तो उनके अंदर जो रैंडम एनर्जी है जो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है उसको हम लोग हीट कहते हैं. ठीक है. वर्क. अब वर्क क्या हो गया? वर्क एक सिस्टमेटिक एनर्जी ट्रांसफर है. वर्क एक सिस्टमेटिक एनर्जी ट्रांसफर है, इस तरह से उसको कह सकते हैं. अनसिस्टमेटिक रैंडम एनर्जी है वो आपकी हीट है. ठीक है. लेकिन सिस्टमेटिक है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो वो आपका वर्क है. तो वर्क को इस तरह से कहते हैं कि व्हेन सिस्टम लूजेज एनर्जी बिकॉज ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्सेस विदाउट एनी टेम्परेचर डिफरेंस देन इट इज सेड दैट द वर्क इज बीइंग डन. Thus work is also transfer of energy but without any temperature difference. वर्क क्या है? जब सिर्फ वर्क हो रहा होगा तो वर्क से आप क्या कह रहे हैं? वर्क वो एनर्जी, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे आपके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं किया गया. वर्क इज आल्सो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बट विदाउट एनी टेम्परेचर डिफरेंस. यानी एनर्जी का ट्रांसफर करते समय यदि आपका टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है तो वो जो एनर्जी है वो आपकी वर्क की वजह से आ रही है. इसको और आगे हम लोग देखेंगे. डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड हीट. तो ये भी अभी हम लोगों ने ऑलमोस्ट डिस्कस किया है कि हीट क्या है. हीट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस. और जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो ये डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है. यानी यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो रैंडम मोशन है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं, रैंडम डायरेक्शन में है. तो मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है वो ऑर्डर्ड में नहीं है. ठीक. अच्छा, जब ऑर्डर्ड में आ जाता है तो वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में होता है और तब वहां पर वर्क ऑब्टेन्ड होता है. जैसे किसी गैस में किसी पिस्टन में यदि गैस फिल की हुई है और इस पिस्टन को आपने रोक रखा हुआ है किसी वजह से, तो आप जब इसको हीट देते हो तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को जो एनर्जी मिल रही है वो रैंडम एनर्जी मिल रही है. यानी इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो हीट आप ट्रांसफर कर रहे हो. ठीक है. अब यदि हम इस पिस्टन को फ्री ओपन छोड़ दें तो ये पिस्टन क्या होगा? हीट जब इंक्रीज होगी तो जो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से इनके मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा. और यदि आपका जो पिस्टन है फिक्स नहीं है तो पिस्टन ऊपर की ओर रेस कर जाएगा. जब ऊपर की ओर रेस कर जाएगा तो टेम्परेचर फिर से इसका फॉल कर जाएगा. यानी टोटल प्रोसेस में जो टेम्परेचर हुआ वो चेंज नहीं हुआ. तो तब आपने जो यहाँ पर हीट दिया है उसने एक्चुअली में क्या किया? उसने यहाँ पर वर्क किया है. ठीक है. तो हीट का ट्रांसफर जब टेम्परेचर में चेंज ना हो वो एक्चुअली में उसके वर्क के इक्वल होता है. इसको भी हम लोग आगे स्टडी करेंगे. फिलहाल तो आप एक शॉर्ट में इसको यहां देख सकते हैं. तो ट्रांसफरिंग हीट इनटू वर्क इज इक्विवेलेंट टू चेंजिंग रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू ऑर्डर्ड मोशन. ठीक है. तो हीट की वजह से मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं और यदि हीट इस तरह से ट्रांसफर हो कि मॉलिक्यूल्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करें, ऑर्डर में मूव करें, तो वो वहां पर वर्क के इक्वल हो जाती है. तो इसको जरा हम रब कर दें रिमेनिंग चीजों को. नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंस ऑफ वर्क इनटू वर्क एंड हीट. यानी वर्क और हीट में आपस में क्या इक्विवेलेंस है. तो टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी कैन बी इंक्रीज इन टू वेज. किसी बॉडी का टेम्परेचर दो तरह से चेंज होता है. या तो बॉडी को हीट देते हैं तो भी चेंज होता है और यदि आप वहां पर कोई वर्क करते हैं तो भी चेंज होता है. यहाँ ध्यान रखिएगा, पीछे हमने कहा है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता तब उस वर्क को ही हीट कहते हैं. ठीक है. जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता तब वर्क इज इक्वल टू हीट. ठीक है. लेकिन टेम्परेचर चेंज होता है तो वहां पर भी आप वर्क करते हो लेकिन वो इक्वल टू हीट नहीं होता. बस इतना डिफरेंस है. बाय डूइंग मैकेनिकल वर्क, कोई आप वर्क करते हो मैकेनिकल तो भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है लेकिन वहां पर वर्क हीट, वहां पर कोई हीट का ट्रांसफर हुआ हो या ना हुआ हो, वहां पर हीट हो या ना हो उसका पता नहीं चलता. तो किसी बॉडी को हीट देते हो तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हीट वहां पर आप एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो.
जैसे कि यहाँ पर किसी आयरन के रॉड को यदि आप हीट करो तो वो फायर में, इफ यू ड्रॉप द आयरन रॉड इन फायर देन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, यानी आयरन रॉड का टेम्परेचर आप उसको हीट करके भी उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं। साथ साथ उसी सेम आयरन रॉड को यदि आप हैमर करेंगे कस कस के तो भी उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है। तो यहाँ पर मैकेनिकल वर्क से आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो और यहाँ पर आप हीट से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। तो इस तरह से हीट और वर्क दोनों ही टेम्परेचर को इंक्रीज करने में यूज में आते हैं। इसी तरह से जो आपके हाथ हैं, हैंड्स कैन बी वार्म्ड ऑन डिपिंग देम इन द वाटर और बाय रबिंग देम अगेंस्ट ईच अदर। आप हाथों को आपस में रब करके भी हीट कर सकते हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हो। तो हेयर यू आर वर्किंग बिकॉज यू आर वर्किंग अगेंस्ट द फ्रिक्शन बिटवीन द पाम्स ऑफ योर हैंड, ठीक है। और उसको पानी में, गर्म पानी में डाल के या उसको हीट करके भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हो। तो टेम्परेचर में चेंज दोनों वजह से हो सकता है, वर्क की वजह से भी और टेम्परेचर की वजह से। और वर्क की वजह से जब और हीट वर्क की वजह से जब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता तब हम कहते हैं कि वर्क इज इक्वल टू हीट, तब वहां पर वर्क हीट के इक्वल होती है। अब इस तरह से कोई एक इनका रिलेशन देखा गया है कि अकॉर्डिंग टू जूल्स एक्सपेरिमेंट, जूल्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया एंड ही फाउंड दैट इफ सम वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट और वाइस वर्सा देन वर्क एंड हीट आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यदि वर्क हीट में कन्वर्ट हो रहा है या हीट वर्क में कन्वर्ट हो रहा है तो वर्क और हीट को इस तरह से, इस रिलेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली वर्क का यूनिट हम लोग जूल लेते हैं जबकि हीट का यूनिट हम लोग कैलोरी लेते हैं, ठीक है। तो एक तरह से जूल और कैलोरी में रिलेशन है। तो रिलेशन क्या है कि W इज इक्वल टू J इंटू क्यू, यानी वर्क की वैल्यू हीट की वैल्यू में J से मल्टीप्लाई करने पे होता है। और J क्या है? मैकेनिकल इक्विवेलेंट है, यानी हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी यानी वर्क में कन्वर्ट करने का ये कांस्टेंट है J। और इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू J इज इक्वल टू W अपॉन क्यू से आप निकालते हैं जब प्रिंट करें तो 4.18 आती है। तो यहां पर आप देख लें एक कैलोरी किसके इक्वल होता है? 4.18 जूल होता है। यानी एक कैलोरी हीट है, यदि हीट एक कैलोरी है और इंटायरली हीट को यदि वर्क में कन्वर्ट कर दिया जाए विदाउट चेंजिंग एनी टेम्परेचर तब कितना वर्क होगा? 4.18 जूल होगा। या किसी बॉडी पर 4.18 जूल वर्क किया जाए और कोई टेम्परेचर चेंज ना हो तो कितनी हीट हम ट्रांसफर करेंगे? 1 कैलोरी हीट हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ये एक रिलेशन हो गया आपका वर्क और क्या नाम है हीट में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसी को जूल स्मॉल एग्जांपल है, किलो कैलोरी और किलो जूल आपके बड़े एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट आता है वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यानी कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम लिया है और उसमें हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, कोई प्रोसेस ले रहे हैं, तो उस प्रोसेस में वर्क कितना हो रहा है उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो क्या थर्मोडायनेमिक सिस्टम लिया है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक सिलेंडर लिया हुआ है इस तरह से, ये एक सिलेंडर है और सिलेंडर में हमने गैस फिल करके रखी हुई है, ये हमने गैस फिल कर रखी है और ये सिलेंडर आइसोलेटेड है अपनी साइड वॉल से, अपनी साइड वॉल से आइसोलेटेड है, यानी साइड वॉल से कोई एनर्जी अंदर ना आ सकती है ना बाहर जा सकती है। और इसके ऊपर हमने पिस्टन लगा रखा है जो अप एंड डाउन हो सकता है, ये पिस्टन लगा सकता है और यहां से भी आइसोलेटेड है, यानी यहां से भी एनर्जी बाहर नहीं आ सकती। द बेस इज ओनली ओपन टू गेट द हीट फ्रॉम द आउटसाइड। अब बेस में इसको यदि हम हीट करें या किसी भी वजह से, अब यहाँ पर जो गैस है, ठीक है, इस गैस के ऊपर हम कोई वर्क करते हैं, सपोज इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पिस्टन का है वो A है, ठीक है। अब हमारी हीट देने की वजह से या किसी भी वजह से इसका जो गैस है वो एक्सपेंड हुई और हमारा पिस्टन यहां तक आ गया, इस जगह तक आ गया। कुछ पहले जो ये x डिस्टेंस पे था फ्रॉम द बेस, अब वो डेल्टा x डिस्टेंस शिफ्ट हो गया अपवर्ड ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो कितना वर्क यहां पर हुआ उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर पिस्टन पहले इस जगह पर था और जब गैस एक्सपेंड हुई किसी वजह से तो पिस्टन यहां पर पहुंच गया, यानी dx डिस्टेंस, dx कहते हैं या डेल्टा कहते हैं, dx डिस्टेंस डिस्प्लेस्ड हो गया पिस्टन गैस के एक्सपेंशन की वजह से। अब और क्या क्या चीजें यहां पर हो रही थी? पिस्टन के ऊपर
सपोज हमने यहाँ पर कोई वेट रखा हो, ठीक, पहले वेट रखा था तो वो इस जगह पर था, सपोज यहाँ पर 3 वेट्स रखे थे, तो 3 वेट्स रखने की वजह से पिस्टन यहाँ पर था। हमने क्या किया, एक वेट हटा लिया। जैसे ही एक वेट हटा लिया तो आप क्या होगा, गैस एक्सपेंड हो जाएगी, सपोज यहाँ तक पहुंच जाएगी। तो जब आपने एक वेट हटा लिया तो जो भी यहाँ पर वेट था वो तो कांस्टेंट हो गया ड्यूरिंग द प्रोसेस। यहाँ पर जब आपने एक वेट हटा लिया और पिस्टन शिफ्ट होकर ऊपर पहुंच गया, तो ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस जो वेट था आपका पिस्टन के ऊपर वो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, यानी वेट का मतलब फोर्स कांस्टेंट रहा यहाँ पर। और क्योंकि पिस्टन का जो एरिया है वो तो एरिया तो कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग प्रोसेस, तो जो एरिया है वो भी कांस्टेंट है। और प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो सपोज यदि यहाँ प्रेशर गैस का P था तो उस प्रेशर को कैसे निकाल सकते हैं, प्रेशर को P इज इक्वल टू F अपॉन A, तो फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पर P इंटू A। तो एक तरह से गैस ने जो अपवर्ड फोर्स लगाया ड्यूरिंग द कांस्टेंट प्रेशर ड्यू टू वेट वो हो गया F, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, प्रेशर इंटू एरिया। जो हमारे ये वेट रखे हुए थे जिनका वेट mg था, ठीक है, वो भी उसको नहीं कंसीडर कर रहे हैं, इस mg की वजह से, इस एरिया की वजह से प्रेशर जनरेट था, ठीक है, और उसकी वजह से जो गैस ने टोटल फोर्स लगाया ऊपर, जो इस वेट के अगेंस्ट इसको ऊपर ले गया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। इतना फोर्स गैस ने आपके पिस्टन पे लगाया है, ठीक है, और इसी फोर्स की वजह से जो पिस्टन है वो dx डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया है। तो वर्क कितना हो गया, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर क्योंकि एक स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल किया है पिस्टन, जो पिस्टन डिस्टेंस ट्रेवल किया है स्मॉल किया है अगेंस्ट द फोर्स, तो जो वर्क होगा वो भी स्मॉल होगा। तो dw इज इक्वल टू f इंटू डी एक्स। अच्छा, फोर्स कितना है हमारा, फोर्स हम निकाल चुके हैं, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस इंटू एरिया, f इज इक्वल टू p इंटू a। तो dw इज इक्वल टू क्या हो गया, p इंटू a इंटू डी एक्स। तो ये स्मॉल वर्क हो गया ड्यू टू द गैस प्रेशर, ठीक है, बिकॉज its piston displaced by distance dx, so force into displacement, इतना वर्क गैस ने किया। अच्छा, a इंटू डी एक्स क्या होगा, a इंटू डी एक्स का मतलब यहां से आप देखें कि ये तो एरिया है, ये पूरा एरिया हो गया और ये dx हो गया। तो क्या होगा, पहले गैस यहां तक थी, अब गैस यहां तक पहुंचूगी, तो ये क्या चीज हो गया, गैस का वॉल्यूम हो गया जो एक्सपेंड कर दिया। पहले आपकी गैस यहां तक थी और अब आपकी जो गैस है यहां तक हो गई, यानी एरिया इंटू डिस्टेंस, जो ये वॉल्यूम आएगा ये क्या आ जाएगा, गैस के वॉल्यूम में चेंज। तो एरिया इंटू जो dx है वो आ गया चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस dv। तो इस a dx की जगह हमने क्या लिख लिया, a dx की जगह लिख लिया dv। तो आपकी जो इक्वेशन हो गई dw इज इक्वल टू क्या आ गया, प्रेशर, और a dx की जगह dv और वो dv आ गया। तो चेंज, तो वर्क डन किसके इक्वल हो गया, p dv हो गया वर्क डन फॉर स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अब यही लार्ज चेंज हो तो टोटल वर्क निकालने के लिए इसका हम लोग इंटीग्रल कर लेते हैं। सो dw इज इक्वल टू p dv, टोटल चेंज निकालने के लिए हम इंटीग्रल कर देंगे। तो इस तरह देखिए इंटीग्रल साइन लगा दिया गया। अब इंटीग्रल साइन जब लगाएंगे तो हम देखेंगे क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम की लिमिट लगा देंगे, इसको इंक्रीज करते हैं। तो यहां पर जब आपका वर्क आ रहा है, वर्क टोटल वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क, और dw pdv के बराबर है। तो pdv, अब यहाँ दो चीजें हो सकती हैं, या तो प्रेशर चेंज होगा या फिर वॉल्यूम चेंज होगा। वॉल्यूम तो चेंज जरूरी होगा यहाँ पर क्योंकि dv लिखा हुआ है, तो हमेशा वर्क तभी होगा जब वॉल्यूम में चेंज होगा। अब प्रेशर कांस्टेंट, दो चीजें हो सकती हैं। अब या तो ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रेशर आपका कांस्टेंट है, या ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रेशर आपका चेंज हो रहा है, तो दो केस हो सकते हैं। तो हम ये मान लें कि प्रेशर आपका अभी तो हमने दोनों चीजों को लिखा है, दोनों चीजें चेंज हो रही हैं। तो फॉर्मूला अभी क्या था, पी डीवी, तो इंटीग्रेशन पी डीवी। अब यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज तो होगा ही होगा, अदरवाइज फर्क नहीं होगा। तो V1 से V2 आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो ये कॉमन फॉर्मूला बन गया। अब इस कॉमन फॉर्मूला में हमने बताया कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो यदि प्रेशर कांस्टेंट है ड्यूरिंग द प्रोसेस तो प्रेशर आपके इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन डीवी का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन डीवी का मतलब हो गया v, और फिर यहाँ पर हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाते हैं, तो V1 से V2 तो क्या हो जाएगा
V2 माइनस V1, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ लिख दी गई और प्रेशर कांस्टेंट था इसलिए वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। तो इस तरह से जो बेसिक फार्मूला है आपके वर्क डन का, तो बेसिक फार्मूला तो ये हो गया कि W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P dV, ये तो बेसिक फार्मूला हो गया। तो आज के लिए इतना ही, इसको आप रीड करिए, स्टडी करिए, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो आप उसे मैसेज करिए, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम पे इसको कैरी ऑन करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।